क्या लगता है आपको, जस्टिस मंसूर के फैसले पर अमल दरामद होगा? क्या फुल कोर्ट की तरफ जाया जाएगा? देखें, अगर जस्टिस जमाल ने कहा कि हम पे आवाज़ उठाई जाती है, हम पे कहा जाता है कि हम बेनिफिशरी हैं। मैं आम फहम मिसाल देता हूँ। फर्ज करें एसएचओ भी क्यों फॉलो करे। अगर एसएचओ को लगता है कि आईनी बेंच का फैसला आइन के खिलाफ है तो वो फाड़ के फेंक दे। भाई, अगर आइन की पासदारी हर शहरी का हक है तो वो कहे कि मैं नहीं मानता इस लाइनर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट को कितना नुकसान पहुंचाया कि हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट लाने की बातें हो रही हैं। आज फुल कोर्ट के हवाले से बातें हुई हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से आज जुडिशल कमीशन का 11 फरवरी को इजलास बुला लिया गया जिसमें 8 इस्लामाबाद के जजेस जो हैं हाई कोर्ट के वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। जब इंतज़ामिया को लगे कि कोर्ट हमारी मर्जी के फैसले नहीं करेगी या अगर लेट से फुल कोर्ट होगी तो उसमें हमारी अक्सरियत नहीं होगी तो आप फिर जल्दी से कोर्ट में इतने जजेस बना दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम के आगे चीफ जस्टिस लगता देख रही हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे हमने डिस्कस करना है, ख़ुसूसन अगर बात करें क्या जस्टिस मंसूर के ऑर्डर्स पर इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्या फुल कोर्ट बनाया जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल कहते हैं कि हमारा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हम किस तरह से बेनिफिशरी हैं। तो इस पे सीनियर वकला की क्या राय है? ख़ुसूसन अगर बात करें 26वीं आइनी तरमीम, क्या इस तमाम मामले को रोल बैक किया जाएगा, कितना अरसा लगेगा? ये तमाम सवालात के जवाबात और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। सलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। पहले बात कर लेते हैं आज के पर्टिकुलरली केस के हवाले से। आज सुबह के दिन बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई, जस्टिस मंसूर की जानिब से फैसला दिया गया। क्या लगता है आपको, जस्टिस मंसूर के फैसले पर अमल दरामद होगा? क्या फुल कोर्ट की तरफ जाया जाएगा? देखें, अगर कानून के मुताबिक प्रोसीड किया जाए तो फिर तो बिल्कुल फुल कोर्ट कायम चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस साहब या अफरीदी साहब की जिम्मेदारी है कि जब एक जुडिशल ऑर्डर आया है तो उस पर अमल किया जाए। ये अलबत्ता आज फिर वो अपील का भी केस लगा था। मेरी राय में तो वो अपील इसलिए मेंटेनेबल नहीं थी क्योंकि इन्फ्रक्चुअस हो गई थी। जो अपेलेंट भी थे उन्होंने कहा कि मैं अपील अपनी विड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एडिशनल रजिस्ट्रार की तरफ से उन्होंने अपील दायर की थी। एडिशनल रजिस्ट्रार की के ख़िलाफ़ जब शो कॉज नोटिस विड्रॉ हो चुका था फाइनल ऑर्डर में तो फिर कोई मामला अपेलेट बेंच के सामने रहा नहीं था। तो इसलिए मेरी राय में तो अपेलेट बेंच उस पर कोई ऑर्डर एज सच कर नहीं सकती। बहरहाल उसमें 4 जजेस ने कहा है कि केस तो हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं मगर कोई रीजंस भी रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी दो मेंबर्स ने कहा कि ये मामला यहीं ख़त्म हो जाता है क्योंकि केस ही इन्फ्रक्चुअस हो गया है। तो बहरहाल मेरी राय में तो वो जो फाइनल ऑर्डर था मंसूर अली शाह साहब का जो आज अनाउंस किया गया है उसके ख़िलाफ़ तो कोई अपील नहीं थी। तो वो ऑर्डर जो है वो मेरी राय में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की जो इंतज़ामिया है वो कानून के मुताबिक चलेगी तो मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट कायम होना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसा नहीं करते यानी फुल कोर्ट नहीं बनाते तो क्या नताइज हैं? देखिए, जो चीज़ सामने वाज़े नज़र आ रही है आज की भी जो सारी कार्रवाई थी ये जो पिछले हफ्ते भी चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दरारें आई हुई हैं जो कि मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी बनती है कि उन दरारों को ख़त्म किया जाए। और वो ख़त्म करने का तरीक़ेकार सिर्फ यही था कि पहले भी नहीं फुल कोर्ट बनाई थी जब एंड ऑफ अक्टूबर था। अभी भी जो तमाम जो लोग इन्वॉल्व हैं कि फुल कोर्ट कायम करके तमाम धड़ों के
अगर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जजेस जो हैं सबको एक जगह बिठा के उनकी राय शुमारी की जाए। जब तक फैसले जो हैं वो इस उसमें आए कि कुछ जजेस कह रहे हो कि दूसरे जजेस जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, कह रहे हो हम तो इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो बेनिफिशरी नहीं है, दूसरा बेनिफिशरी है या दूसरा अग्रीव्ड है। जब इस माहौल में फैसले स्मॉलर बेंचेस के आएंगे तो मामला कभी भी सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है और जो उसके फैसलों की क्रेडिबिलिटी है वो कभी भी कायम नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस के खिलाफ मतलब इन अ सेंस कि एक तो डायरेक्शन के साथ, दूसरा कमेटी के हवाले से जो बादियों नज़र में प्रामा फशा उन्होंने कहा कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। अगर इस केस को नहीं मानते तो जुडिशल ऑर्डर अपनी जगह होगा, उसकी सिर्फ अपील आ सकती है, यानी ये जुडिशल ऑर्डर ख़त्म नहीं होगा और चीफ जस्टिस इस पे पाबंद है कि अमल करने के। जब तक जुडिशल ऑर्डर चाहे रिव्यू में या अपील में सेट असाइड ना हो, तब तक जुडिशल ऑर्डर जो है वो अपनी जगह रहता है। आज की तारीख में कम से कम जो जुडिशल ऑर्डर है मंसूर अली शाह साहब का, वो उसके खिलाफ किसी किस्म की ना रिव्यू ना अपील फाइल की है। मीनिंग देयर बाय चीफ जस्टिस इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट ऑन दिस ऑर्डर। मेरी राय में तो ऐसा ही है कि इफ देयर इज अ जुडिशियल ऑर्डर देन द चीफ जस्टिस हैज टू फॉलो इट। और वो आपको बनता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा क्योंकि इस पे रिव्यू आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करते हैं क्या? अभी जो आज फैसला महफूज हुआ है उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस देते हैं क्या नहीं देते, मगर मैं समझता हूँ जो भी ऑब्जर्वेशंस आएंगी उनका कोई एज सच इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब अपील ही इनफ्रक्चुअस हो गई थी, वो जो जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील की गई है उस ऑर्डर का तो अब कोई वजूद रहा नहीं है। तो आई डोंट नो क्या ऑब्जर्वेशंस आती हैं, मगर जो भी ऑब्जर्वेशंस आएंगी इसे हम कानूनी ज़ुबान में कहते हैं ऑबिटर, दैट दे आर नॉट रियली पार्ट ऑफ द रीजनिंग इन अ केस। देखिए, मसला जो बातें जो की जाती हैं वो तो ये कि सिस्टम अपसेट नहीं करना, ठीक है, इस किस्म की बात की जाती है, बट आई डोंट सी के सिस्टम को आप इस तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते मेरी राय में, कि जब जजेस में ओपन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बात जा रही हो, जो फैसले आ रहे हों वो फैसले हर साइड से चैलेंज पब्लिक आई में तो इस चीज़ पे हो रहे हैं। देखिए, बात बड़ी ज़रूरी है कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ना, उसमें एक लेजिटिमेसी होनी चाहिए। बात ये नहीं है कि आपका फैसला लोगों को पसंद आया या नहीं आया, मगर जो फैसला करने का जो तरीक़ेकार है वो ऐसा साफ शफाफ हो कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। अब उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, बेंचेस की फॉर्मेशन, ये हमने माजी में भी देखा है कि जब चीफ जस्टिस के हाथ में थी बेंचेस की फॉर्मेशन, तो चीफ जस्टिस ऐसी बेंचेस माजी में उन्होंने बनाई, कुछ जजेस को एक्सक्लूड करके कुछ को इंक्लूड करके, तो वो जो फैसले थे चाहे वो कानूनी तौर पे या आईनी तौर पे सही भी फैसले थे, मगर ना उन फैसलों की कोई पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी और ना ही वो अमल हुए। आज की भी सूरत हाल यही है कि अगर आप बेंचेस छोटी छोटी बनाते हैं, चाहे वो अब चले चीफ जस्टिस के हाथ में नहीं है, मगर जुडिशियल कमीशन विच इज इवन वर्स बिकॉज इट इज नॉट अ जुडिशियल बॉडी, इट इज बेसिकली अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडी, अगर वो बेंचेस बना के वो ठप्पा लगा भी देते हैं कि ये सही हुआ, तो वो चीज़ एक पब्लिक को हजम नहीं होती कि भाई अगर वाकई कोई जेन्युइन डिस्प्यूट है तो तमाम जजेस, चाहे वो बेनिफिशियरी हो या अग्रीव्ड हो, तमाम जजेस की जब तक उस पर राय नहीं आएगी तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहोल्ड कर दिया है या ये रिजेक्ट कर दिया है। और अगर बात की जाए तो आज भी आपने केस की समाअत में मौजूद थे, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल तो कह रहे कि ये आईनी बेंच का फुल कोर्ट ही है, मतलब तमाम वो जजेस शामिल हैं जो कि आईनी बेंच में शामिल हैं, आप इसे फुल कोर्ट कंसिडर करें। देखें, ये जो आर्टिकल, अगर आप 26वीं तरमीम को मनोअन मान भी लें
26वीं तरमीम में आर्टिकल 191A बड़ा क्लियरली वाजे करता है कि सुप्रीम कोर्ट अलग चीज है और बेंचेस जो हैं, खा वो आईनी बेंच हो या रेगुलर बेंच हो, वो अलग चीजें हैं। क्योंकि आर्टिकल 191A की लैंग्वेज ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियार है आईनी केसेस सुनने का, वो आईनी बेंच के अलावा कोई और बेंच नहीं सुनेगी। तो उसका क्लियर मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट एक अलग चीज है, बेंचेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे उनकी डेलीगेटेड पावर है। अब आईनी बेंच के अलावा कोई और बेंच नहीं सुनेगी, उसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट यानी जो डिफाइन हुई है आइन में कि यानी चीफ जस्टिस और तमाम असातिज़ा जजेस वो केस नहीं सुन सकते। तो वो बिल्कुल वो केसेस सुन सकते हैं और उनको ही सुनना चाहिए। देखिए बात ये एक और जो आज की हियरिंग में चीज़ जो सामने आई, कुछ जस्टिस मंदोखिल साहब और जस्टिस मजहर साहब की तरफ से एक गिला था कि भाई हमने कमेटी के में एक फैसला किया अपनी नेक नियति से, अपनी दानिश में जो हम समझते थे आइन का तकाजा है वो हमने पूरा किया, मगर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला था उसमें उसको बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आइनी कह दिया गया, तो ये ज्यादती हुई हमें। अब बात ये देखें, ये भी चीज़ तयन करना कि कमेटी ने सही किया या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर सही था, उसमें भी जब तक फुल कोर्ट नहीं बैठेगी तो एक कंक्लूसिव आंसर नहीं आएगा। वरना जो एक शख्स जो खुद फैसला करे और वो फिर कह दे बाद में कि मेरा फैसला सही था, तो उस फैसले की बेशक उसका व्यू पॉइंट सही हो, मगर उस फैसले की पब्लिक क्रेडिबिलिटी क्या होगी कि आपने अपना कमेटी का फैसला अदालत में अपहोल्ड कर दिया, तो वो क्रेडिबिलिटी नहीं आती ना। क्रेडिबिलिटी तो तब आती है कि सबको बिला तफरीक बिठा दिया गया, सब कहते हैं नहीं जी जो कमेटी का फैसला था वो सही था, इसी तरह होना चाहिए। आज जस्टिस जमाल ने कहा कि हम पे आवाज़ उठाई जाती है, हम पे कहा जाता है कि हम बेनिफिशरी हैं या फिर हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये बड़ा एक आम सा आर्ग्यूमेंट है जो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, वो इसे रोल बैक या रिवर्स बैक किस तरह से करेंगे। तो आप बतौर वकील समझते हैं कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल XYZ जो भी आईनी बेंच में बैठा हुआ है वो उसके बेनिफिशरी हो सकते हैं 26वीं आईनी तरमीम के? बिकॉज यही तो मामला चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहीं पे तो क्रिएट हुआ है। दूसरे जजेस कहते हैं कि हम तो नहीं सुन सकते, हम तो सादा बेंच में बैठे हुए आम से जजेस हैं, हमारे फैसले कौन मानेगा? देखिए मैं आम फहम मिसाल देता हूँ। फर्ज करें गवर्नमेंट के 2 अफसर हैं 22 ग्रेड के, एक को सूबे का चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाता है, दूसरे को OSD बना दिया जाता है। क्या आप कहेंगे कि जो चीफ सेक्रेटरी है वो बेनिफिशियरी, दोनों की तनख्वाहें मराद सबको सेम है, गाड़ियां भी उनको वही मिली हुई हैं, हाउस अलाउंस भी वही मिला हुआ है, मगर क्या आप कहेंगे कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो बेनिफिशियरी नहीं है और जो अफसर OSD पे है वो ज़ेरे आताब नहीं है? तो देखिए बात ये है कि अभी जजेस में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में ये तफरीक हुई है कि 7 ऐसे जजेस हैं, 8 ऐसे जजेस हैं जिनके पास आईनी इख्तियारात हैं, जो आइन की तशरीह कर सकते हैं, जो अपना आइन का जो हल्फ उन्होंने उठाया है आइन की पासदारी की का, उस हल्फ पे वो अमल कर सकते हैं। बकाया जितने भी जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको रोका गया है कि वो आप अपने आईनी हल्फ पे अमल ही नहीं कर सकते, वो आइन की तशरीह नहीं कर सकते, वो आइन के मुताबिक किसी कानून को देख नहीं सकते, जांच नहीं सकते। तो इफेक्टिवली स्पीकिंग इट इज अ सिचुएशन कि एक फंक्शनल है और दूसरा नॉन फंक्शनल है। तो अब इस तमाम मामले को रिजॉल्व करने के लिए फुल कोर्ट का होना ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल हम जो देख रहे हैं, जो सियासतदानों की तरफ से भी आवाज़ आ रही है, ख़ुसूसन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयान की बात करूँगा, उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा कोई फ़ैसला मानने के लिए तैयार नहीं है, ये तो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है आईनी तरमीम को कलअदम, यानी रोल बैक उसे सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कोई मुकदमा सुनती है?
और उसमें कोई डिसीजन देती है, उसका क्या फेट होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तो बड़ा वाजे कर चुके हैं। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के केस में 17 रुकनी बेंच था, उसमें उन्होंने वाजे किया कि अगर कोई आइन की जो बुनियादी ढांचे के खिलाफ अगर कोई आइनी तरमीम होती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट कालादम करार दे सकती है। और वो वजह इसलिए है क्योंकि जो आइन में तरमीम करने की का पार्लियामेंट को इख्तियार है वो अमेंडेटरी पावर है, वो होलसेल स्क्रैप नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती कि आज के बाद जो पार्लियामेंट के अराकीन हैं वो ताहयात पार्लियामेंटेरियन रहेंगे, इलेक्शंस हमने कैंसिल कर दिए हैं, या पाकिस्तान में जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है हमने सूबे ख़त्म कर दिए हैं, या जो इस्लाम जो स्टेट रिलीजन है आज के बाद वो नहीं होगा। ये जो फंडामेंटल्स हैं वो उन्होंने कहा है वो अमेंडेटरी पावर के जिम्मे में नहीं आती, इसलिए वो इस किस्म की आईनी अगर तरमीम की जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको कालादम करार दे सकती है। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। जहां तक आपने बिलावल भुट्टो साहब की बात की, देखिए इस किस्म की धमकियां तो आती रहती हैं हमेशा कि अगर आपने, मगर मैं नहीं समझता कि अगर कोई सियासतदान उठ के ये कह दे कि मेरी मर्जी का फैसला करो, अगर मेरी मर्जी का नहीं किया तो मैं नहीं अमल करूंगा और कोई भी और इदारा नहीं कर तो सर इसमें मखसूस नशिस्तों वाले केस में यही तो हुआ है। देखिए एग्जैक्टली, और बिल्कुल गलत हुआ है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर किसी अभी तक, और माजी में बात की जाती थी कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस थे उनके हवाले से, अभी भी द इशू इज कि रिजर्व सीट का जो फैसला है जो वो इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कंटेम्प्ट नोटिस क्यों नहीं जारी किए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई हमारे चंद फैसले इम्प्लीमेंट करें, चंद फैसले जो हैं वो हम नज़रअंदाज कर देंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से चलाएगी तो उस तरीके से कोई अदालती निज़ाम तो नहीं चल सकता। अब ये करंटली फिर तो बेहतर है कि आप इस अदालती निजाम नहीं, व्हाट इफ के 26वीं आईनी तरमीम भी अदालत से कलअदम हो जाती है फुल कोर्ट से, और उसके बावजूद उस फैसले पर अमल नहीं होता, तो सलाउद्दीन साहब क्या पिक्चर देख रहे हैं? देखिए 26वीं तरमीम पे अमल करने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपने स्ट्राइक डाउन किया है, अगर जजेस कम से कम ये कमिट कर लें कि हम जो हैं, हम तो जो भी कोर्ट का फैसला आता है हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो देयर इज नथिंग इन दैट कैन स्टॉप देम। भाई एक इशू है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस का, ठीक है, दूसरा इशू है आईनी बेंच का। अगर आईनी बेंच के जज साहिबान भी इसमें जब कोर्ट का एक फैसला आता है तो वो अगर आईनी बेंच में फिर नहीं बैठते, सिर्फ चाहिए ये है कि 17 जो अशखास हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो अगर ये तयन कर लें कि फैसला चाहे हमारी मर्जी का हो या ना हो, हम कम से कम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें कोई हुकूमती किसी मसला ये आपको याद होगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नोट जिसमें वो कहते हैं कि गैर आईनी फैसले सुप्रीम कोर्ट से बेशक आए, उन पर आईनी इदारों पर लाजिम नहीं है कि वो माने। सर तो अंदर डिवीजन इतनी हो चुकी है कि कोई एक जो पार्टी है वो फैसला मानने के लिए चाहे अगली का मेजोरिटी में हो वो तैयार नहीं होती, बल्कि तरगीब दे रही होती है अपने नोट्स के जरिए कि ना माने। अगर जज साहिबान भी ये कह दें कि हर शख्स के ऊपर ये उसकी मर्जी है, अगर सलाउद्दीन अहमद समझे कि ये फैसला जो आज आया है ये गैर आईनी है तो वो फैसला जो है वो कागज़ की टोकरी में फेंक दे, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस का भी ये व्यू पॉइंट हो जाता है तो देन फ्रैंकली वी हैव नो सुप्रीम कोर्ट, देन इट इज माइट इज राइट, जिसकी कंट्रोल है उसके सारे फैसले सही हैं, कल जिसका कंट्रोल होगा उसके सारे फैसले सही होंगे। मगर फिर तो आप ये लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बातें फिर अबैंडन कर दें अगर यही है मसला। ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी यही है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग द इशू इज दिस, अक्सर कोर्ट्स जो हैं वो गलत फैसले भी करती हैं, होता है, इंसान है, गलतियां करती हैं,
मगर आपका सिस्टम तभी चलता है जब आप कहते हैं कि देखें एट द एंड ऑफ द डे हमने अदालती निज़ाम बनाया हुआ है, उसमें अपील का प्रोसेस दिया हुआ है। एंड ऑफ द डे अगर फैसला गलत भी है, मेरी नज़र में गलत है या शायद तारीख की नज़र में गलत है, मगर हमें इम्प्लीमेंट करना है। मगर अगर जजेस ही जुडिशल ऑर्डर्स को डिस्कार्ड कर देंगे तो ये बाकी पार्लिमानी लीडरान तो बड़ी चीज़ है, कोई एसएचओ भी क्यों फॉलो करे? अगर एसएचओ को लगता है कि आईनी बेंच का फैसला आइन के खिलाफ है तो वो फाड़ के फेंक दे। भाई अगर आइन की पासदारी हर शहरी का हक है तो वो क्या है कि मैं नहीं मानता इस फैसले को। अब अगर जो बरसरे इक्तदार हैं वो इस पोजीशन में है कि वो फैसले को अमल दरामद कराना चाहते हैं तो फिर शायद वो एसएचओ की मजबूरी बन जाए। मगर अगर बरसरे इक्तदार कहते हैं एसएचओ से कि नहीं नहीं ये गैर आईनी है, वो तो फिर वो भी शेर है। अभी आप क्या देख रहे हैं कि इस इदारे को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुँचाया? पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द एरा ऑफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। देखें, काजी साहब के कई फैसले जो थे वो काबिल तनकीद हैं और बिलखसूस 2-3 इश्यूज हैं। एक तो चलें एक पॉलिटिकल क्वेश्चन का केस है, मगर मैं समझता हूँ उसमें उनका फैसला गलत था, जो बल्ले वाली जजमेंट जी। दूसरा जो उनकी बहुत बड़ी गलती थी मेरी नज़र में कि जब आपके 6 हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा कि हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो हरासा कर रही हैं, हम पे दबाव डालती हैं कि इन केसेस में, सियासी केसेस में ये फैसला दो या वो फैसला दो। जब एक जज के बेडरूम से कैमरा निकला, कैमरा बरामद हुआ, एक जज ने कहा कि मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको किडनैप करके इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके थ्रू मेरे ऊपर प्रेशर डाला। उस पे जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखें बंद कर दी तो बेसिकली एक दावत दी कि एग्जीक्यूटिव को कि आके हमारे जजेस पे के ऊपर और प्रेशर डालो, उनको और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो। तीसरा जो इशू था, काजी साहब का व्यू था कि ऑर्डिनेंसेस के थ्रू कानून साजी नहीं होनी चाहिए और बड़ा उन्होंने कई मरतबा उस व्यू का इजहार किया अपनी जजमेंट्स में। दूसरा उनका व्यू था कि चीफ जस्टिस का वन मैन शो नहीं होना चाहिए, कमेटी के थ्रू अक्सरियत राय से फैसले होने चाहिए। जब पहली मरतबा जब काजी साहब एज अ चीफ जस्टिस माइनॉरिटी में आए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, वो जो 63A वाला केस था जिसमें अक्सरियत कमेटी की अक्सरियत ने कहा कि केस जो है वो छुट्टियों के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद लगाया जाए, जब वो माइनॉरिटी में आए तो उसके बाद हुकूमत ने अपनी एक ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके जी बिल्कुल वन मैन शो दोबारा कायम कर दिया। बिल्कुल। अब उस वक्त मैं समझता हूं कि काजी साहब को कहना चाहिए था ये ऐसी कोई इतनी अर्जेंसी नहीं है, इसेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून साजी की जाए, जो उनका पहला व्यू था। और दूसरा उनको ये कहना चाहिए था कि मैं बेशक यह मेरे इख्तियार में है कि मैं तीसरे चौथे पांचवें बंदे को कमेटी में शामिल करूं, मगर मैं फिर भी रूल्स के मुताबिक जो तरीकेकार है वो फॉलो करता हूं। अगर वो उस चीज पे कायम रहते तो शायद आज ये जो सूरत हाल है वो वन लाइनर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट को कितना नुकसान पहुंचाया इन चीज़ों से? अगर 26th अमेंडमेंट और ये जो जुडिशल इंडिपेंडेंस पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हावी हुई हैं, अगर इन चीज़ों पे सही फैसले लिए जाते तो आज जो सूरत हाल हम सुप्रीम कोर्ट की देख रहे हैं कि बेसिकली इट इज़ पब्लिक परसेप्शन में तो बना हुआ है कि ये एक हुकूमत का सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है, वो सूरत हाल देखने को नहीं मिलती। अब थोड़ा सा हरिडली इसको रैप अप करते हैं, क्या फ्यूचर पिक्चर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आप? देखिए, एक तो तरीका ये है, पर्टिकुलरली एक छोटा सा सवाल ज़िमनी और ले लें इसमें कि हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट लाने की बातें हो रही हैं, आज फुल कोर्ट के हवाले से बातें हुई हैं,
चीफ जस्टिस की जानिब से आज जुडिशल कमीशन का 11 फरवरी को इजलास बुला लिया गया, जिसमें 8 इस्लामाबाद के जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो आप ये समझते हैं कि जजेस की तादाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी पर्पस के तहत बढ़ाई जा रही है? इसका टेक्निकल टर्म है जो पिछले 100 सालों से इस्तेमाल हो रहा है, कोर्ट पैकिंग। ठीक है कि जब इंतज़ामिया को लगे कि कोर्ट हमारी मर्ज़ी के फैसले नहीं करेगी, या अगर लेट से फुल कोर्ट होगी तो उसमें हमारी अक्सरियत नहीं होगी, तो आप फिर जल्दी से कोर्ट में इतने जजेस बना दें कि आप उनको ओवरराइड कर सकें। अब ये एग्जैक्ट चीज़ जो है, आज सुबह जब 26वीं तरमीम का केस लगा हुआ था तो मैंने पॉइंट आउट किया कि मैंने ना सिर्फ 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हुआ है, बल्कि साथ में जो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट है उसको भी चैलेंज किया हुआ है, जिस पे इनिशियली बेंच ने कहा उन दोनों का क्या ताल्लुक है। मैंने कहा एक ही मंसूबे का वो हिस्सा है। अब जो वो केसेस हैं उनमें तो 3 हफ्ते की तारीख दे दी है, और जजेस की जो अपॉइंटमेंट है अचानक से वो अब 10 दिन में 11 दिन में वो करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कानूनी तौर पे सब जुडिस मैटर है, इस मामले को अपना मजीद कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। तमाम ये जो तकर्रियाँ हैं ये उस वक्त तक रोक देनी चाहिए हैं जब तक ये 26वीं तरमीम के फैसले और ये सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट का फैसला नहीं होता। जब अगर आप बीच में अगर आप सोच रहे हैं कि हम कंप्लीटली कोर्ट को टेक ओवर कर लेंगे, तो देखिए इट विल बी अ शॉर्ट टर्म डिसीजन जो कि आपको लॉन्ग रन में सुप्रीम कोर्ट की साख भी तबाह करेगी और सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग भी तबाह करेगी। तो ओवरऑल जो जस्टिस याहिया अफरीदी से आपने ये चीज़ें एक्सपेक्ट की थी जो अब सामने आ रही हैं आपके? देखिए, मैं समझता हूँ कि गलतियाँ हर इंसान से हो जाती हैं। कई ऐसे मौके थे कि इस मामले को अरेस्ट किया जा सकता था, शुरू में भी फुल कोर्ट बनाया जा सकता था जब जुडिशल कमीशन भी नहीं बनी थी और कोई आईनी बेंचेस भी नहीं थी, उस वक्त फुल कोर्ट होना चाहिए था मेरी राय में। आज भी देखें ये मुमकिन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर एज अ होल बैठ के फुल कोर्ट बैठ के इन तमाम चीज़ों का जायज़ा ले, मैं ये नहीं कह रहा कि 26वीं तरमीम को बिल्कुल रद्द कर दें। कई चीज़ें हैं, हो सकता है कि आप कहें कि ये जो शिक है ये पार्लियामेंट का इख्तियार था, ये जो है ये फंडामेंटल्स को टच करिए, ये नहीं करेंगे, ये अदालती आज़ादी के मुतसादिम है वगैरह, जो भी है वो प्रोसेस करके एक अनाउंस कर दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा फिर देखें, फ्रेंकली पाकिस्तान में रिजीम्स बदलती रहती हैं। 2-3 साल पहले जिनको हम गालियां दे रहे थे आज वो हमारे खुदा हैं, और 2-3 साल बाद वही होगा। मसला मगर ये है कि जितना अगर कोर्ट खुद कहती है कि हमने इस रिजीम में अपने आप को पैक कर लेना है और इस तरह से हम अपने आप को इंसुलेट करेंगे, फिर मसला ये है कि जब रिजीम चेंज होती है तो फिर वो चेंजेस सारी ना सिर्फ रिवर्स होती हैं बल्कि कोई नई चीज लाई जाती है कि वो फिर जो नई रिजीम है वो अपने हिसाब से वो और नुकसान सुप्रीम कोर्ट का। एंड दिस इज द सेम प्रॉब्लम दैट हैपेंड इन द प्रीवियस रिजीम आल्सो। प्रीवियस रिजीम में भी कई चीफ जस्टिस से गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को देखा गया कि वो मुलव्वस हो गई है उस रिजीम से। नई रिजीम आई तो उन्होंने हुलिया ही तबाह कर दिया, और मुझे खदशा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज होश के नाखून नहीं लेगी तो 2 साल बाद जब नई रिजीम आएगी तो ये जो मौजूदा सारी जो सुप्रीम कोर्ट बनी हुई होगी उसको भी फिर बिल्कुल साइड पे करके एक नई तरह से चीज बनेगी। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्शन टाइम, क्या देख रहे हैं कि क्या आइंदा सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है? अभी तो कल का देखते हैं। कल दोबारा से एक वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला वाले का मामला था। आप प्रेडिक्शन को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूँ, क्या आप अपनी अदालती कैरियर जो आप
आगे परस्यू करेंगे। अभी उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम के आगे चीफ जस्टिस लगता देख रही हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि लगेगा। ही विल बी द चीफ जस्टिस। मेरी राय में 26वीं तरमीम, सूनर और लेटर 26वीं तरमीम की ये जो 3-4 जो शिकें हैं जो अदालती इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करती हैं, ये रिवर्स होंगी और ये तमाम चीज़ें फिर पुल बैक होंगी। हो सकता है जल्दी हो सकता है देर से, मगर ये जो निज़ाम जो बनाया हुआ है, ये आधा तीतर आधा बटेर वाला निज़ाम जो बनाया हुआ है 26वीं तरमीम के बाद, ये प्रैक्टिकली फंक्शन ही नहीं कर सकता, ना हाई कोर्ट्स में ना सुप्रीम कोर्ट में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इंटरव्यू देखा। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। फिलहाल कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।